Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with the topic mass spectrometric technique in which I am going to discuss about MALDI and TOF. MALDI stand for matrix assisted laser desorption. Matrix assisted because it use different types of matrix compound for analyzing different organic and inorganic macromolecules. For example, it is used to separate or analyze large synthetic polymers and biopolymers and also for analyzing the secondary structure of proteins. So it is assisted with this TOF. TOF is a spectrophotometer that stands for time of flight mass spectrophotometer. This time of flight means this spectrophotometer separate the different molecules according to their mass and size ratio, and it create different peaks of these organic and inorganic macromolecules depending on their time to reach the detector. It means to say, if a biomolecule has large molecular mass, it will move slowly and it will reach later to the detector, so its peak will generate later as compared to a biomolecule that have low molecular mass. So इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है ये माल्डी टॉफ मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक. तो यहाँ पे जो हम मैट्रिक्स यूज़ करते हैं वो ये यहाँ पे हमारी जो माल्डी में यूज़ करने वाली एक प्लेट को शो किया गया जिसमें डिफरेंट वेल्स हैं जहाँ पे हम सैंपल को यूज़ कर सकते हैं. पर यहाँ पे जो मिक्सचर मैट्रिक्स होता है, जो एनालाइट का मिक्सचर होता है, उस सॉल्यूशन को यहाँ पे ड्राइड आउट करना पड़ता है. पहले समझते हैं कि माल्डी एक्चुअल में होती क्या है. माल्डी की टेक्निक को करने के लिए हमें जो मैक्रोमोलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, उन मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम एक क्रिस्टलाइन मैट्रिक्स में क्या करते हैं, इम्बेंड करते हैं. जो क्रिस्टलाइन मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स शो किया गया है, ये एक लो मोलिकुलर मास का ऑर्गेनिक मोलिक्यूल से प्रिपेयर्ड एक मैट्रिक्स होना चाहिए, जिसमें हम जो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में हमारे अपने मैट्रिक्स जिस सॉल्यूशन में हम अपने एनालाइट जिसको हमें एनालाइज करना है, प्लस हमारा जो ऑर्गेनिक सोलवेंट होगा जिसमें हम इसको डिजोल्व करेंगे एनालाइट को, वो हमारा ड्राइड होना चाहिए. और उसके बाद जब हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे ड्राई हो जाता है, उसके बाद हम इसको इस मिक्सचर को यहाँ पे इरेडिएट करवाते हैं. इसका मतलब ये है कि रेडिएशन देते हैं उसको शॉर्ट पल्स की, और वो शॉर्ट पल्स होती है लेजर लाइट की. और वो जो लेजर लाइट है उसकी वेवलेंथ यहाँ पे मैट्रिक्स मटेरियल के एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है, ना कि मैक्रोमोलिक्यूल पे. यहाँ पे जो हमें एनालाइट सेपरेट करना है उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी पे यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो डिपेंड नहीं करती, बल्कि किस पे डिपेंड करती है, मैट्रिक्स की एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है, उस लेजर लाइट की वेवलेंथ जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपने सैंपल को रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है मैट्रिक्स के थ्रू, और मैट्रिक्स इजेक्ट कर देता है उस इंटैक्ट मैक्रोमोलिक्यूल को अपने सरफेस से. वो मैक्रोमोलिक्यूल जो एनालाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है इस मैट्रिक्स के सरफेस पे, और वो जो एनालाइट ये प्रोड्यूस करता है मैट्रिक्स, वो उसको गैस फेज में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. जब वो उसको गैस फेज में प्रोड्यूस करता है उस मैक्रोमोलिक्यूल्स को और उस एनालाइट को जो हमें एनालाइज करना है, या तो वो कंसिस्ट करता है उस टाइम पे +1 चार्ज with large molecules, occasionally with charge of +2 or sometimes with +3. In both of these तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है, दोनों का मतलब यहाँ पे है IES जो हम यूज़ करते हैं और जो माल्डी यूज़ करते हैं, दोनों ही टेक्निक में हम गैस फेस मैक्रोमोलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं, जिसको मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं बाय देयर मास एंड साइज रेशियो. तो जब हम माल्डी को परफॉर्म करते हैं तो जो मैट्रिक्स होता है वो कंजुगेट होता है, इसे कंजुगेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है मैट्रिक्स, जिसमें वीक ऑर्गेनिक एसिड भी यूज़ किए जाते हैं, सच एज डेरिवेटिव ऑफ सिनेमिक एसिड जो कि एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है, या फिर डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है. इनको सैंपल के साथ मिक्स किया जाता है और फिर सैंपल को ड्राई किया जाता है. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कुछ कंपाउंड्स के, जिनको हम मैट्रिक्स कंपाउंड की तरह यूज़ कर सकते हैं, और उनकी एप्लीकेशन दी गई है कि वो कितने मोलिकुलर साइज के मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. जैसे फर्स्ट है अल्फा साइनो 4 हाइड्रोक्सीसिनेमिक एसिड CHCA. ये पेप्टाइड्स को सेपरेट करने के लिए लाइक ग्लाइकोपेप्टाइड्स, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट्स प्लस पेप्टाइड होते हैं, जो हमारे ग्लाइकोपेप्टाइड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, उन सब को सेपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं मोर देन द 10 किलो डाल्टन मोलिकुलर मास ऑफ एन ग्लाइकोपेप्टाइड्स.
सेकेंड है सिनेपिनिक एसिड SA 3,5 डाईमिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सीनेमिक एसिड। इसको हम उन प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनका मोलिकुलर मास 10 किलो डाल्टन से ज़्यादा होगा। सुपर DHB मिक्सचर ऑफ 10% 5 मिथॉक्सी सैलिसिलिक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी 5 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड विद DHB। इसको हम प्रोटीन्स ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। 2,5 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड DHB जेंटिसिक एसिड भी बोलते हैं इसको। न्यूट्रल कार्बोहाइड्रेट सिंथेटिक पॉलीमर्स ओलिगो सेकेराइड्स को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ हम कर सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्मेशन में। 3 हाइड्रोक्सी पिकोलिनिक एसिड, इसको ओलिगो न्यूक्लियोटाइड को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। 2,4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एजो बेंजोइक एसिड HABA ओलिगो सेकेराइड्स और प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब समझते हैं कि माल्डी की प्रोसेस कैसे होती है। इसमें जो मैट्रिक्स होता है, जो सैंपल होता है, वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो एब्जॉर्ब कर सके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को। यहाँ पे बेसिकली जितनी जो हम वेवलेंथ यूज़ करते हैं वो होती है 337 नैनोमीटर और नियोडायमिक और येट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट यूज़ करते हैं। NDYAG बोला जाता है इसको, नियोडायमियम येट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट। इसको यूज़ किया जाता है 355 नैनोमीटर पे। और यहाँ पे जब हम सैंपल यूज़ करेंगे तो जो सैंपल होगा वो 1 to 10 पिकोमोल पर मिलीमीटर क्यूब हम सैंपल लेंगे और उसको मैट्रिक्स में डिसॉल्व करेंगे। और जब वो टारगेट प्लेट पे, यहाँ पे हम जो स्टेनलेस स्टील की जो प्लेट लेंगे उस पे जब वो ड्राइव हो जाएगा तो वो को क्रिस्टलाइज स्टेट में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, एक लेजर बीम की लाइट को जो 337 नैनोमीटर होगी, या अगर हम NDYAG यूज़ कर रहे हैं तो वो 355 नैनोमीटर की होगी, डिपेंडिंग ऑन द टारगेट प्लेट की एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी। तो उसको हम क्या करेंगे, कुछ नैनो सेकंड के लिए यहाँ पे पल्स प्रोवाइड करेंगे लेज़र बीम की, जिसकी वजह से जो हमारी मैट्रिक्स है वो डिसॉल्व कर लेगा उस एनर्जी को जो लेज़र बीम प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से रैपिड एक्साइटेशन होगी और जो क्रिस्टलाइन मैट्रिक्स है वो वेपराइज हो जाएगा। क्रिस्टलाइन मैट्रिक्स के वेपराइजेशन की वजह से जो हमारा एनालाइट है वो यहाँ पे आयनाइज हो जाएगा और वो किस में आ जाएगा, गैस फेज में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो मैट्रिक्स और एनालाइट के आयंस हैं वो टॉफ एनालाइजर के लिए एनालाइज करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। माल्डी को परफॉर्म करने के लिए हमें सैंपल की कितनी कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स को सेपरेट कर रहे हैं तो उनके बेस्ट स्पेक्ट्रा को प्रोड्यूस करने के लिए 0.1 to 10 पिकोमोल पर मिलीमीटर क्यूब की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर ग्लाइकोप्रोटीन्स को सेपरेट कर रहे हैं तो वो बेटर रिजल्ट देते हैं 10 पिकोमोल पर मिलीमीटर क्यूब पे। अगर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को सेपरेट किया जा रहा है तो वो 10 to 100 पिकोमोल पर मिलीमीटर क्यूब पे अपने अच्छा स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस कर पाते हैं। 1 पिकोमोल पर मिलीमीटर क्यूब इक्वल होती है 10⁻⁶ मोल डेसीमीटर की क्यूब। तो जैसे ही जो लेजर फ्लैश है वो आयनाइज करेगी मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स को, तो वो उनको भी प्रोटोनेट कर देती है जो एसिड प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में और जो एनालाइट प्रेजेंट होता है उस सॉल्यूशन में। तो वो क्या होता है, जो न्यूट्रल्स होते हैं जिनको हम M से डिनोट करते हैं और मैट्रिक्स आयंस जो होते हैं जिनको हम MH से डिनोट करते हैं और MH नेगेटिव से डिनोट करते हैं, और कुछ सैंपल के न्यूट्रल्स फ्रेगमेंट होते हैं जिसको A से डिनोट करते हैं, इन सबको क्या कर देता है, आयनाइज स्टेट में ले आता है। तो ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे वो क्या करता है, वो सर्व करता है एक एब्जॉर्बिंग मीडियम फॉर दिस अल्ट्रा वायलेट लाइट और कन्वर्ट कर देता है इस इंसिडेंट लेजर एनर्जी को मोलिकुलर की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में। ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है ये डिसॉर्प्शन में भी हेल्प करती है, आयनाइजेशन में भी हेल्प करती है और ये प्रोटॉन सोर्स का भी काम करती है, जिसकी वजह से जो हमारे मॉलिक्यूल्स हों वो प्रोटोनेटेड हो जाते हैं या फिर वो चार्ज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एनालाइट मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किए जाते हैं डिटेक्टर के थ्रू और एनालाइजर के थ्रू। माल्डी होता है वो तो हमारा बस एक आयनाइजेशन का मेथड है जिसके थ्रू हम अपने बायोमोलिक्यूल्स को क्या करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स को आयनाइज करते हैं। फिर आता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करता है, वो लाइटर आयंस, हमें पता है कि जो लाइटर आयंस होते हैं जिनका मोलिकुलर मास कम होता है वो फास्टली मूव करते हैं एज कम्पेयर टू जिनका मोलिकुलर मास ज़्यादा होता है। अगर किसी का मास सेम होता है तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो चार्ज टू मास रेशो होता है
मास टू चार्ज रेशियो होता है उसकी बेस पे वो सेपरेट करता है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल शो किया गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, जिसमें सैंपल है प्लेट पे और यहाँ पे ग्रेडियंट प्रोवाइड किया गया इलेक्ट्रिक वोल्ट, और यहाँ पे लेजर लाइट प्रोवाइड करी गई है। लेजर लाइट का बेसिक फंक्शन ये होता है कि जो हमारी सैंपल प्लेट होती है उसमें बहुत सारे वेल्स होते हैं, तो उस वेल्स में जहाँ पे हमारा सोल्यूशन होगा वो ड्राई हो रखा होगा, को क्रिस्टलाइज फॉर्म में होगा, वो उसको एक्साइट करके आयनाइज फॉर्म में लेके आएगी, गैसीय स्टेट में लेके आएगी, जिसके बाद वो फ्लाइट ट्यूब में एंटर करेगा और अपनी मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग मूव करेगा या फिर अपने मास के अकॉर्डिंग मूव करेगा, एसिलेट करेगा डिफरेंट वेलोसिटीज़ के थ्रू, जिसकी वजह से उसका जो रेट है वो किसी का कम होगा मूवमेंट का, किसी का ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से डिटेक्टर में वो अलग अलग टाइम पे पहुंच पाएंगे और अलग अलग पीक जनरेट हो पाएंगी दिस टाइम ऑफ फ्लाइट स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। यहाँ पे जो 15 टू 25 किलो वोल्ट जो ग्रेडियंट है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो आयंस होते हैं वो एक कांस्टेंट रेट से मूव कर पाते हैं और उनकी जो डायरेक्शन है वो मेंटेन की जाती है मूवमेंट की। ये माल्डी का कंपोनेंट सिस्टम दिखाया गया है और इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट दिखाए गए हैं कि सबसे पहले हमारी सैंपल प्लेट होती है जिसपे सैंपल होता है, कैमरा इसलिए लगाया जाता है कि लेजर बीम हमारे उस वेल पे जाके टकराए जहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो को क्रिस्टलाइज हो जाए, ताकि वो एक्साइट कर सके और हमारे सैंपल मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है और जो हमारा एनालाइट है उसके बाद यहाँ पे वैक्यूम प्रोवाइड किया जाता है ताकि कोलिजन ना हो मॉलिक्यूल्स का। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि क्या क्या मेन पॉइंट होते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर को कंडक्ट करने के लिए। वैक्यूम चाहिए होता है, आयनाइजेशन चाहिए होती है गैसेस फेज में, डिटेक्टर चाहिए होता है और आयनाइजिंग मटेरियल चाहिए होता है, और हमारे चाहिए होते हैं डिटेक्टर चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा जाता है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इनकी मूवमेंट होती है इन चार्ज एनालाइट्स की, और फिर ये अपने मास टू साइज रेशियो के अकॉर्डिंग मूव करते हैं और डिटेक्टर पे जाके फॉल होते हैं, और फिर हम उसका एक स्पेक्ट्रा आइडेंटिफाई करते हैं बाय कंप्यूटराइज्ड मेथड। तो ये डिफरेंट पीक का एक स्पेक्ट्रा शो किया गया है जिसमें मास एंड साइज वर्सेस रिलेटिव इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ क्रिएट किया गया है, जिसमें डिफरेंट पीक आई हैं डिफरेंट प्रोटीन्स की, जैसे ये बीटा लैक्टोग्लोबुलिन है और ये रेड ग्रोथ हार्मोन है। तो उनका जो हाइट है, जो पीक है, वो डिफरेंट लेवल पे आई है। तो ये जो सक्सेसिव पीक होती हैं कोरस्पोंड टू ए स्पीसीज, मीन्स इस बीटा लैक्टोग्लोबुलिन की जो पीक आई है विद रिस्पेक्ट टू रेड ग्लोबुलिन हार्मोन, और डिफर करती हैं एक दूसरे से। कैसे? उनके चार्ज में डिफरेंस होता है, उनके मास में डिफरेंस होता है, तो उनकी मूवमेंट अलग अलग टाइम पे हो पाती है डिटेक्टर तक, और डिटेक्टर उनको अलग अलग टाइम पे डिटेक्ट करता है और अलग अलग टाइम पे पीक देता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो चार्ज का 1 से भी डिफर कर सकता है और 1 प्रोटॉन से उनका मास भी डिफर कर सकता है। तो जो मास होता है प्रोटीन का वो डिटरमाइन किया जाता है 2 नेबरिंग पिक के थ्रू, और अगर बहुत सारी पिक आती हैं तो जो एवरेज रिजल्ट होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से हमें एक्यूरेट मास मिल पाता है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? जो हम यहाँ पे जो मास एंड साइज रेशियो मेजर करते हैं 1 पीक का, वो इक्वल होता है यहाँ पे m प्लस n2x/n2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मानी जाती है, जिसमें m हमारा मास होता है प्रोटीन का, n2 हमारा नंबर ऑफ चार्जेस होता है, x हमारा मास होता है जो ऐड किया जाता है। ये जो एडिंग मास है इसका मतलब ये होता है अगर प्रोटॉन ऐड करके हमने उसमें पॉजिटिव चार्ज दिया हो अपने बायोमोलिक्यूल को, जैसे माल्डी में लेज़र बीम जब स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे प्रोटॉन्स को जनरेट करती है जो हमारे बायोमोलिक्यूल को क्या करता है, आयनाइज कर देता है। तो +1 जो चार्ज आया है वो यहाँ पे x होगा। और जो हमारा m/z होता है नेबरिंग पिक का वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? m/z इक्वल टू m प्लस n2 + 1 क्योंकि उसका डिफर कर रहा है नेबरिंग पिक से 1 प्रोटॉन का जो चार्ज है उससे वो डिफर कर रहा है अपनी नेबरिंग पिक से, इसीलिए ये इक्वेशन यहाँ पे n2 + 1 से यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो अब हमें अगर यहाँ पे कैलकुलेट करनी है 2 अननोन वैल्यू m की और n2 की, तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो m/z2 - x, जब हम दोनों इक्वेशन इस और इस इक्वेशन को एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमारी ये वैल्यू निकल के सामने आएगी। अगर हमें यहाँ पे मास निकालना है तो हमारा यहाँ पे दोनों फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से कैसे आएगा, m = n2 m/z एंड x। तो इस कैलकुलेशन के थ्रू हम किसी भी प्रोटीन का हम मास निकाल सकते हैं, क्योंकि हम नेबरिंग पिक के रिस्पेक्ट में एक पिक का मास निकालते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक के थ्रू। सो नेक्स्ट इज अबाउट माल्डी एप्लीकेशंस एंड डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ माल्डी।
एडवांटेज तो ये होती है माल्डी की कि ये लार्ज मास आयंस को प्रोड्यूस करती हैं विद हाई सेंसिटिविटी, और ये प्रोड्यूस नहीं करती अबाउंडेंट अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि बहुत सारे जैसे केमिकल मेथड जो होता है उसमें, या फिर हमारा जो हमने और मेथड्स की बात की थी जिसमें हमारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते थे, क्योंकि वो बॉन्डिंग को ब्रेक कर देते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसके बाद वो जो फ्री रेडिकल्स थे वो फ्रेगमेंट होते जाते थे और टोटल फ्री रेडिकल्स को जनरेट कर देते थे, जिसकी वजह से जो हमारा मास स्पेक्ट्रा फॉर्म होता था जब फाइनल पिक आती थी, जिसकी वजह से हमारा एक्यूरेट मास कैलकुलेट नहीं हो पाता था। तो वो फ्री रेडिकल्स माल्डी के केस में नहीं फॉर्म होते, मीन्स यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन फॉर्म नहीं होती है। तो हम माल्डी का यूज़ मिक्सचर्स को एग्जामाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस हम यहाँ पे टोफ यूज़ कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो टोफ होता है इसकी भी अपनी एक एडवांटेज होती है, इसकी वर्चुअली अनलिमिटेड मास रेंज होती है, और ये प्रोटीन्स को और मैक्रोमोलिक्यूल्स को उनके रिलेटिव मोलिकुलर मास से ग्रेटर मास पे भी वो सेपरेट और एक्यूरेटली मेज़र कर सकता है। अबाउट 4 लाख डाल्टन तक के मोलिकुलर मास कंसिस्ट करने वाले मैक्रोमोलिक्यूल को ये ईजिली मेज़र कर सकता है। So guys, this was all about MALDI, that is a mass spectrometer technique. If you guys like my video, then please do subscribe, share and comment in the comment box given below. If you have any query, then please ask, I will definitely reply to your question. Thank you so much for clicking my video, and thank you so much for watching my video.